एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम यहाँ पर कक्षा 10वीं के विज्ञान के आपके 21 मार्च के पेपर के लिए लाए हैं कक्षा 10वीं के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी कंप्लीट बायो को कंप्लीट करेंगे। एंड यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में आपको अध्याय 4 तक, है ना, 1 से लेकर के 4 तक, यानी कि आपकी जो केमिस्ट्री का पोर्शन था वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। 25 मिनट के समथिंग का वीडियो है, वो जाकर के देख लेना। पूरे क्वेश्चन उसमें आपके केमिस्ट्री के करवाए गए हैं। इसमें अध्याय 5, 6, 7 है ना, ये हम अध्याय 8 तक कंप्लीट करेंगे, जो आपका बायो का पोर्शन रहेगा। तो जैव प्रक्रम अध्याय को देख लेते हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, साथ ही आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के, साथ ही आपके सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बसा को बसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। तो जो लाइपेज एंजाइम होता है वो बसा को बसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है कि श्वसन है, तो श्वसन एक अपचयन अभिक्रिया है, उत्सर्जन है, अपचयन है, उपचयन है और परिसंचरण है। तो श्वसन एक अपचयन अभिक्रिया है, इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि लार में एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख्य गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होती है। तो स्टार्च का शुगर में विघटन जो है वो नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, आमाशय का आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में किसके द्वारा की जाती है। तो म्यूकस के द्वारा वो की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पाया जाता है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत को पित्तरस प्राप्त करता है। तो क्षुद्रांत यानी कि जो छोटी आंत होती है वो भोजन नली का ऐसा छोटा भाग होता है, और एक ऐसा भाग होता है जो यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। ठीक है, छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है। तो वो क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डाली जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि जल के पानी में उपस्थित है तो वो स्टार्च। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सूर्य का प्रकाश चाहिए है उसमें, ना। पानी तो चाहिए और CO2 भी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जबकि ऑक्सीजन उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्रों को हम क्या कहते हैं। रंध्र कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं, रंध्र। जैसा कि आंसर यहाँ पे स्टोमेटा दिया गया है, स्टोमेटा उसे इंग्लिश में हम कहते हैं, और आपको रंध्र जरूर से याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में। तो पत्ती पे होती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, जो पत्ती वाला पार्ट होता है पौधे का, उस पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में जल का संवहन वो होता है अपना, पादपों में जल का संवहन अपना जाइलम के द्वारा होता है। एंड फ्लोएम की बात करें तो वो भोजन का संवहन करते हैं, फ्लोएम। ठीक है, तो दोनों आपको याद होना चाहिए। फ्लोएम फूड का परिवहन करता है, जाइलम आपका जल का करता है। ठीक है। अगला, खालिस्तान की भित्ति मोटी और लचीली होती है। तो जो धमनियों की भित्ति होती है ना, वो मोटी और लचीली होती है। धमनियों में कपाट पाए जाते हैं ना, धमनी और स्राव में अंतर कर लेना, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके कवर रहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन खालिस्तान में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन वायवीय श्वसन या फिर ऑक्सीश्वसन भी इसे कह सकते हैं, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है या फिर जो विखंडन होता है। ठीक है। अगला है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी। तो हीमोग्लोबिन है ना, HB, तो ये हमारे लिए जरूरी होता है। सरीसृप जंतुओं में खालिस्तान कोष्ठीय हृदय। तो सरीसृप जो जंतु होते हैं वो 3 कोष्ठीय हृदय के होते हैं। अगला है, जलीय जीव श्वसन के लिए खालिस्तान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो कौन सी, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, है ना, जल में जो ऑक्सीजन होती है तो उसका उपयोग वो जलीय जीव करते हैं। अगला है, मनुष्य शरीर में जो गैसों के विनिमय हेतु क्या सतह उपलब्ध है। तो जो कुपिकाएं होती हैं छोटी छोटी, है ना, बहुत सारी संख्या में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका जाता है, अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है। तो बिल्कुल सही है। इंसुलिन का स्रावन थाइरॉइड ग्रंथि द्वारा होता है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊपर ही हमने पढ़ लिया। ठीक है। पित्तरस का स्रावन पित्ताशय से चाहिए। बायां अलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं निलय में प्रेषित करता है। ये बिल्कुल गलत है। दायां अलिंद ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से अपने पर आने पर ग्रहण करता है। तो ये सही है ना। बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजन रक्त को ग्रहण करता है। तो ये गलत है ना, क्योंकि दायां करता है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। तो बिल्कुल सही है, इस चीज़ को याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव आता ही आता है ना, ये आपका सत्य है। अगला है, बायां निलय ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जी काया में नहीं भाई, गोल्जी काया में नहीं होती है, पत्ती में होती है ना। ATP का पूर्ण नाम अमीनोसिन ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट, गलत है भाई, क्योंकि ये क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे सही जोड़ियां कुछ दी गई हैं, जिसमें देख सकते हो, पहले है जाइलम। जाइलम की जोड़ी कहाँ पर मिल जाएगी आपकी, जल परिवहन में सहायक। मछलियों में 2 कोष्ठीय हृदय होता है ना। वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन, नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो यूरिया हो गया, है ना, विषाक्त अमोनिया वगैरह होगी। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है।
वृक्क की इकाई जो है नेफ्रॉन है, ठीक है, ये याद रखना, वृक्काणु की इकाई कई बार आया है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन किसके रूप में अवशोषित होता है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के रूप में अवशोषित होता है। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ज्यादातर पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं, तो वो नाइट्रेट्स और अमोनिया के रूप में करते हैं। पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है, तो जो एमाइलेज जो हमारी की लार में ही पाया जाता है, वो ऐसा पहला एंजाइम होता है जो कि पाचक नली में सबसे पहले मिल जाता है भोजन को। अगला है कि शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो वो बड़ी आंत में होता है। जीव धारू में ऊर्जा मुद्रा क्या है, तो वो एटीपी है ना, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके रूप में ऊर्जा जो है समाहित रहती है। अगला है वर्णक का नाम लिखें जो प्रकाश को अवशोषित करता है ना, तो क्लोरोफिल है ना। और पौधों में वर्णक कभी पूछा जाए है ना, तो कौन सा होता है, क्लोरोफिल ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय तो कुपिकाओं में होता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम तो हीमोग्लोबिन होता है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है मनुष्य में रक्त तरल संयोजी ऊतक, मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक तो रक्त को कहा जाता है, ब्लड को। मछलियों में दो हृदय दो हृदय होते हैं कक्ष में, सॉरी, दो हृदय होते हैं। भोजन का परिवहन पौधों में फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक है। मनुष्य उत्सर्जन तंत्र की इकाई नेफ्रॉन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 2 अंक के रूप में क्वेश्चन रहेगा। एटीपी का पूरा नाम लिखिए। इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है, एटीपी क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो एटीपी एक प्रकार की ऊर्जा मुद्रा होती है, इसका पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों की ऑक्सीजन से निकलने वाली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए उस ऊर्जा मुद्रा उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। जो खाद्य कण होता है वो कूटपाद विधि द्वारा, यानी कि जो देखिए इस तरीके से अमोनिया है, अब इसको भोजन चाहिए तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से बेंड कर लेगा, और यहाँ पे ये दो अपने हाथ से फैलाएगा, ये देख पा रहे हो आप, है ना। और इससे क्या करेगा, ऐसे अवशोषित कर लेगा ना, जीभ को ले लेगा अंदर, है ना। तो ये क्या होती है, उसकी भोजन ग्रहण करने की ये क्रिया होती है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य में दांत क्षरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो मुंह भोजन के बाद अच्छी तरीके से मुंह साफ न करने पर भोजन में अम्ल उत्पन्न होता है, जिससे दंत क्षरण होता है। अधिक शर्करा मतलब मीठा मीठा भोजन किया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो ये दांत क्षरण के कुछ कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मनुष्य के पाचन में लार की भूमिका, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है ना। तो अस्तर को बहुत कोमल, जो हमारी आहार नाल का अस्तर बहुत कोमल होता है ना, तो मतलब लार भोजन को चिकना बनाती है, उसे चबाने में गीला मतलब फिसलदार बनाती है एक तरीके से ना। और उसमें एमाइलेज एंजाइम भी होता है, ये सारी चीज़ें लिख देना। अगला है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर, तो जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, फ्लोएम फूड का, भोजन का, ठीक है। और ये अंतर दोनों के सामने दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, बिजली प्रोड्यूस होती है ना, तो ये कहा जाता है। क्योंकि देखो ऊर्जा हमें मिली भोजन से, ये कहाँ पर संचित रहती है, फिर एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है, तो इसे ऊर्जा ग्रह कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, स्वपोषी है ना, आप तो परपोषी हो ना। स्वपोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, है ना। जैव कोशिका में क्लोरोफिल की उपस्थिति है ना, ये स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पर्याप्त सनलाइट है ना। और स्वपोषी पोषण के संयुक्त उत्पाद जैसे हो गया जल हो गया, और स्टार्च वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। स्टोमेटा का नामांकित चित्र आपसे पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से इसको एक बार कंप्लीट कर लो तो बस आसानी से आप बना दोगे, है ना। द्वार कोशिकाएं रंध्र छिद्र हैं, हरे तलवक देखो बंद और खुली दोनों स्टोमेटा को ध्यान से पढ़ लेना एक बार, क्या पता दोनों को पूछ लिया जाए, है ना। एक स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए, तो आंसर आपके सामने दिया गया है, देखो। तो जो विधि द्वार होता है रक्षक, जिसमें गार्ड सेल्स पाई जाती हैं, की भित्ति असमान मोटाई वाली होती है, जब यह ट्रिगर्ड होती है तब रंध्र का छिद्र खुलता है, वह ढीली हो जाने पर बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि द्वार कोशिका अपने आसपास की कोशिकाओं से पानी का अवशोषण कर स्फीत हो जाती हैं। इस अवस्था में इन कोशिकाओं की पतली भित्तियां फैलती हैं, जिसके कारण छिद्र के पास वाली मोटी भित्ति जो है बाहर की ओर खींचती है ना। तो ये सारी कुछ प्रक्रिया होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो है बंद खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये रहेगा पूरा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का यहाँ पे समीकरण दिया गया है, इसको कंप्लीट जरूर से करके रखना। यहाँ पे देखो ऊर्जा बनी है ना। तो ये देखो सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है ना, और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं।
अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, तो इसको बिल्कुल से बना लो, है ना, 2 बार बना लो अच्छी तरीके से, क्या क्या चीजें होती हैं उनको नामांकित करना सीख लो, तो ये सारा कुछ आपका बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो जिह्वा होती है, फिर मुग्धा, फिर ग्रशिका, है ना, इसको आहार नाल भी लिख सकते हो, और ये हमारा आमाशय फिर हो जाता है, डायफ्राम पाया जाता है इस तरीके से संरचना जो होती है, क्षुद्रांत हो गया है ना, ये बृहदांत होती है, बड़ी आंत होती है, क्षुद्रांत छोटी आंत, बीच में ऐसी लुकुल पुकुल लुकुल पुकुल, है ना, ये होती है। यकृत हमारा ये पाया जाता है, इसमें अग्न्याशय ग्रंथि होती है जो कि पित्ताशय, है ना, पित्त रस स्रावित करती है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहता है कि हृदय का नामांकित चित्र, तो इसको भी एक बार बना लेना, ये सारी चीजें संरचना याद रखना कि क्या कहाँ पर पाया जाता है, क्या क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहता है धमनी और स्राव में अंतर, तो ये तो करना ही आपको है ना। धमनी क्या होती है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं, है ना, इसकी दीवारें पतली होती हैं, इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है, इसमें संकीर्ण होता है, तो वही बात हो गई, तो पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन कहता है कि धमनी स्राव में 2 अंतर लिखिए, लसिका क्या है, इसका महत्व लिखिए, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो धमनी स्राव में अंतर हम ऊपर देख ही चुके हैं, एंड इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, ये रहेंगे आपके सामने। और दूसरा क्या था भाई, लसिका क्या है, इसका महत्व लिखिए ना। तो लसिका क्या है, लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है ना, जो अपने अंदर मांस टाइप वाइट वाइट प्रकार का थोड़े पीले कलर का होता है, संरचना होती है जो कि लसिका कहलाती है, हल्के पीले मतलब वाइट ही दिखता है वो, तो वो संरचना जो होती है लसिका, है ना, तो ये कहलाती है। रक्त और लसिका में अंतर आपको याद करके चलना है, देखो आगे क्वेश्चन होगा ही होगा, है ना। तो लसिका के कार्य आपको याद कर लेने चाहिए, आई थिंक ये 2 नंबर में बन सकते हैं। लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, लसिका वाहिकाओं के द्वारा वसाओं का अवशोषण होता है ना, यह घाव भरने में सहायक होती है, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अगला है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखना है आपको। तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, देखो वही है ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन, यह अनऑक्सी यानी कि आपका अनुपस्थिति में होगा ओटीपी, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका मानव उत्सर्जन का, देखो मैं क्वेश्चन मेनली बता रहा हूँ आपको कि ये सारे करने चाहिए आपको, है ना, बाकी आंसर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपने याद करके रखे हैं उसको रिवाइज करके जाएं, और नए तरीके से क्वेश्चन याद मत करना, अगर याद नहीं है तो ही करना, पहले से याद है तो उसको मत बिगाड़ना भाई, रिवाइज करो, ठीक है। आंसर आपके सामने यहाँ पे दिया गया है मानव उत्सर्जन तंत्र का, तो इसको एक बार ही बना लेना, क्या क्या संरचना होती है, ब्रक आपको अच्छी तरीके से बना लेना है, एंड ये आपको संरचना याद होना चाहिए, है ना, जो कि आपकी पश्चिम सिरा होती है, मतलब जो सिराएं होती हैं महासिराएं बना सकते हैं ना, और जो बलकुट हो गया है ना, नेफ्रॉन की संरचना इसमें दिखाई देगी, तो ये सारी कुछ होती हैं। और ये मूत्रवाहिनी मूत्र धमनी होती है ना, महाधमनी होती है, तो ये सारी होती है, मूत्राशय मूत्र मार्ग, इस तरीके से बनाते हो पूरी कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका है मनुष्य के ब्रकाणु का, है ना, ब्रकाणु जो कि संरचना होती है, तो इसका आपको चित्र बनाना है, तो इस तरीके से आप इसका चित्र देख लेंगे, ये रहेगी संरचना। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल का चित्र बनाइए, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ये आपकी संरचना रहेगी, ठीक है, पाचन तंत्र के अकॉर्डिंग ही बनाना है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन है रक्त के 4 कार्य लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो भोजन का परिवहन जो है रक्त के द्वारा हो सकता है ना, क्योंकि जब हमारा भोजन जो है पच जाता है अच्छी तरीके से, सब कुछ हो गया मतलब, तो रक्त के द्वारा ही उसका परिवहन एक तरीके से। अगला शरीर के तापमान का नियमन करता है ना, जो ब्लड प्रेशर है ना, समझ सकते हो चीज़। जल संतुलन बनाए रखना है ना, क्षतिग्रस्त ऊतकों को सुधारना, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो रक्त के द्वारा होती हैं। रक्त में प्लेटलेट्स के 4 कार्य लिखिए, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, एंड देखो रक्त में प्लेटलेट्स के कार्य, प्लेटलेट्स समझते हो, ये आपकी एक संरचना ही होती है, प्लेटलेट्स हो गया, प्लेट में लेट, है ना, इसको इस तरीके से याद रखना। रक्त का थक्का लगाने का जो कार्य करता है शरीर में, एक तरीके से कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर जो बाद में थोड़ी देर बाद वहाँ पे रेड रेड सी परत जम के आ जाती है, वो क्या है, प्लेटलेट्स सी होती है ना, तो वो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है, मतलब रक्त स्राव होने से रोकता है ना। प्लेटलेट्स कोलेजन नामक द्रव से मिलकर वहाँ एक अस्थायी दीवार का निर्माण करते हैं, है ना, तो वो वही काम ये करता है, ठीक है, तो ये सारे इसके काम यहाँ पे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त और लसिका में, तो रधर और लसिका में अंतर याद होना चाहिए। रक्त क्या है, लाल रंग का एक तरल, है ना, ऊतक है, और लसिका रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है ना, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, रक्त में तो होगा ही भाई, है ना, इसमें एचबी नहीं होता है, इसमें कड़िकाएं नहीं होती हैं, जबकि इसमें जो है कड़िकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कड़िकाएं हो गई है ना, रेड ब्लड कैप्सूल्स हो गई है ना, तो ये सारी कुछ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है मनुष्य में परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण क्यों कहा जाता है, इसका क्या महत्व है, तो ये आपको इसका डायग्राम बनाना होगा, एंड ये आपके सामने इसका आंसर दिया गया है, ठीक है, एंड इसकी आवश्यकता क्या है, तो ये आपके सामने इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट अध्याय हम देख लेते हैं आपका अध्याय नंबर 6, जो कि नियंत्रण एवं समन्वय कह रहा है, कि पहला क्वेश्चन दिया गया है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है, तो दोनों है, यानी कि तंत्रिका और पेशीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है, तो मस्तिष्क व मेरुरज्जु का निर्माण वो करता है। अगला है दो तंत्रिकाओं दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्थान को स्नेप्स या फिर अंतर्ग्रथन कहा जाता है, इस चीज को याद रखना है ना, 2 कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो उनके बीच में जो खालिस्थान है उसे अंतर्ग्रथन कहा जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ हार्मोन है, तो साइटोकाइनोन है, पदार्थ नहीं सॉरी पादप, है ना। प्लांट हार्मोन की बात करें तो वो साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है ना, इनको याद रखना।
जबकि ये जो सारे हैं थायरॉक्सिन हो गया, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ये हमारे क्या है न कह लो कि हमारे जंतु में पाए जाती हैं, हम में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, ये हमारे क्या है? ये हमारे पादप हार्मोन है। बल्कि जो इंसुलिन है अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, ये हमारा पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो अग्र मस्तिष्क में होता है ना। रक्तदाब, लार आना, बमन, है ना, ये सारे क्या होते हैं? पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के। अगला क्वेश्चन आपका रहता है, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रिया मस्तिष्क के किस भाग द्वारा? तो ये अनुमस्तिष्क है ना। अपन जैसे चाह रहे हैं कि सीधी लाइन अपन खींचें, सीधी रेखा में चलें, सीधी साइकिल चलाएं, सबको सीधा सीधा, मतलब एक तरीके से एक सिक्वेंस में चीज करें, तो वो हमारा अनुमस्तिष्क इन चीजों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क के मुख्य सोचने वाला, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग होता है वो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है। और मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है? तो वो मेरु रज्जु है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र। अगला है कि मनुष्य में मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वो मेरु रज्जु में होता है ना, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र ही है वो। तो अगला है एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है तो एड्रीनल ग्रंथि से, है ना, नाम से ही पता चल रहा होगा, एड्रीनलिन, एड्रीनल। ठीक है, चलिए भाई। अगला है कि निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, भाई तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इस चीज को याद रखना। अगला है आपका पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित करता है तो कोशिका विभाजन को, है ना। तो ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है कौन? साइटोकाइनिन हार्मोन एक तरीके का होता है। अगला क्वेश्चन है कि कपाल तंत्रिकाओं पर मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर खालिस्तान तंत्रिका तंत्र बनते हैं तो केंद्रीय तंत्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई, तो न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरु रज्जु होता है। मनुष्य में मस्तिष्क में सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन जो है टेस्टिस से होता है। और मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि के कारण प्रकाश अनुवर्तन है, पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर एब्सिसिक अम्ल का के कारण जो है गिर जाती हैं। अगला है कि खालिस्तान हार्मोन वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण होता है तो बोनापन जो होता है, वृद्धि हार्मोन की कमी होगी भाई, वृद्धि की कमी तो बोनापन। अगला है आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। दो तंत्रिकाओं के मध्य खालिस्तान को सिनैप्स या अंतर्ग्रथन। अगला क्वेश्चन सही जोड़ियों के रूप में दिया गया है। पहला है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो ये आपका जो है यहाँ पे यहाँ से इसकी जोड़ी आपकी मिल जाएगी, है ना। ये आंसर आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र तो कपाल और तंत्रिका को और मेरु रज्जु के बीच, है ना, ये रहेगा। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को स्नैप्स कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कौन सी हमारी भाई? तो वो हमारी कहाँ पे गई भाई? पीयूष ग्रंथि होनी चाहिए यहाँ पे। तो मास्टर ग्रंथि यहाँ पे 4 नंबर का आंसर आपका ला पे दिया गया है, जो कि है आपका लास्ट लास्ट में, है ना। पीयूष ग्रंथि होती है जो कि अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। और मादा हार्मोन्स कौन सा है इसमें भाई? तो यहाँ पे आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन दिया गया है। ठीक है, हार्मोन का स्रावण कौन करता है भाई? तो अंतरस्रावी ग्रंथियां करती हैं। बौनेपन वृद्धि, वृद्धि हार्मोन का कम होना, है ना। और सूरजमुखी, है ना, सूरजमुखी की गति तो प्रकाशानुवर्तन। तो इस तरीके से आपकी सजोड़ियाँ यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको मिला लेना, कोई एक छूट गई हो अगर तो उनको भी आप कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका सतत के रूप में रहेगा। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है तो यह सतत रहेगा, जबकि करता है। आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। सही है भाई, तो जो रेड में है वो आपका सत्य है, बाकी ग्रीन वाला सत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको देख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जाता है एक शब्द वाक्य में, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को? तो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को, है ना। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती चाप में सूचना को ग्रहण करने वाली तंत्रिका संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है। सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में? तो मध्य मस्तिष्क में होते हैं। ठीक है, मनुष्य में आयोडीन को की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है ना, इसमें गोइटर जैसे कहते हैं ना, घेंघा जैसे हम कह सकते हैं, घेंघा लगा, गेंदा नहीं। ठीक है, मनुष्य में बमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो मेडुला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह, तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। अगला मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए, तो टेस्टोस्टेरोन। अगला है अगर मादा हार्मोन की बात करी जाए तो प्रोजेस्टेरोन होगा। ठीक है, अग्नेय है कि किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो इंसुलिन का। मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर की कोष संतुलन को नियंत्रित करता है? तो अनुमस्तिष्क, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका 2 अंक के रूप में रहेगा, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? तो जो प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं जो किसी प्रेरणा या उद्दीपन या प्रतिक्रिया के रूप में तुरंत शीघ्र होती हैं ना, अचानक से होती हैं जो भी क्रिया। अगला है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? तो आंसर आपका दिया गया अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की ग्रंथियां जिनमें हार्मोन्स का स्रावण होता है। तो अगला क्वेश्चन है हार्मोन्स से आप क्या समझते हैं? तो हार्मोन्स विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विभिन्न भागों या कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती हैं। ठीक है, हार्मोन्स होती हैं जो हमारी विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती हैं, एक तरीके के पदार्थ होते हैं, एंजाइम वगैरह, है ना।
तंत्रिका तंत्र से आपके समझते हैं तो प्राणी में सोचने समझने और किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए शरीर में विभिन्न अंगों के लिए कार्यों को समन्वय संतुलन स्थापित करने के लिए नियंत्रण बनाए रखने के लिए है ना एक तरीके का तंत्र सिस्टम होता है जो कि तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अगला है कि मेरुरज्जु के दो कार्य लिखिए। तो मेरुरज्जु मस्तिष्क से आने वाली प्रेरणाओं या संवेदनाओं का संवहन करता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण करता है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन के कार्य लिखना है, बीज अंकुरण को प्रेरित करता है, इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना है, यदि इसकी कमी हो गई तो वो बौना रह जाएगा पौधा। अगला है कि मधुमेह के रोगियों को मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, क्योंकि देखो इनकी जो ये इंसुलिन हार्मोन होता है इसकी कमी के कारण ही इंसुलिन का जो है मधुमेह डायबिटीज रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण, है ना। तो यहाँ पे देखो इसकी कमी के कारण होता है इसलिए जो है चिकित्सा करी जाती है। अगला है आयोडीन युक्त नमक किस खाने की सलाह क्यों दी जाती है ना। तो इसका आंसर आपका रहेगा कि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से गोइटर रोग से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, परिधीय और एक स्वायत्त, ठीक है, तीनों को याद रखना। अगला है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय विशिष्ट रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स द्वारा होता है जो जंतुओं को विशिष्ट और विविध ग्रंथियों या अंगों में स्रावित होती हैं। अगला है जब हम अगरबत्ती की गंध का को सूंघते हैं तो हम पता कैसे करते हैं कि ये है। तो जब अगरबत्ती की गंध हमारी नासिका में पहुंचती है तो वहाँ उपस्थित न्यूरॉन की दुमिका है ना, जो विद्युत आवेग पैदा होता है, जो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएगा, है ना, फिर ये हमारे मस्तिष्क तक जाएगा जिससे हम पहचान पाते हैं ना। तो हम पहचान का भोजन की पहचान का भी इसी तरीके से पता कर पाते हैं। अगला है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम एवं उनके कार्य। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है। तो ये प्रामस्तिष्क होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पश्च और मध्य मस्तिष्क, ये 4 भाग हो सकते हैं एंड इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। इनके कार्य आपके सामने दिए गए हैं और ये रहेंगे आपके सामने कार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन जिबरेलिन के कार्य लिखिए। तो यह छोटे आकार की प्रजातियों के तने में वृद्धि करता है, बीज रहित फलों के निर्माण में सहायता देता है, पत्तियों के आकार में वृद्धि करता है, ये रहेंगे आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये पेपर में बिल्कुल से आता ही आता है तो इसको कर लेना, ये रहेगी इसकी संरचना, एक बार बना लेना बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्न हार्मोन्स में प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। इंसुलिन, एड्रीनेलिन है सॉरी, एंड टेस्टोस्टेरोन, वृद्धि हार्मोन्स हो गया, थायरोक्सिन हो गया। तो ये सारे हार्मोन्स के कार्य लिखने हैं। थायरोक्सिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में वसा की चयापचय क्रियाओं का जो है नियमन करता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन रक्त शर्करा का नियमन करता है, ठीक है। और यही अगर ज़्यादा हो जाए शर्करा तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा डायबिटीज हो जाता है। अगला है एड्रीनेलिन शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह या हृदय स्पंदन की गति बढ़ाता है और वृद्धि हार्मोन वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है तंत्रिका कोशिका के कार्य लिखिए। तो ये सारे कार्य इसके रहेंगे, ठीक है, 2 कार्य, ये 4 कार्य यहाँ पे हो जाते हैं इसके। अगला क्वेश्चन आपका दिएगा प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र। तो इस तरीके से आपकी बुक में भी दिया गया, उसको वहाँ पे देख करके अच्छी तरीके से बना लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है देखो मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित चित्र बनाई। तो कहाँ कहाँ पर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, देखो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है ना, और ये थाइमस ग्रंथि हमारे यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एड्रीनल ग्लैंड्स की बात करें, एड्रीनलिन ग्रंथि जिसे कहते हैं ना, पेनक्रियास, अग्न्याशय हो गई है ना, तो ये हमारे यहाँ पे पित्ताशय की समथिंग पाई जाती है ना, ओवरी में यहाँ पे पाई जाती है ना, टेस्टिस है ना, ये पाई जाती हैं ग्रंथियाँ, तो इस तरीके से होती हैं। अगला है मानव मस्तिष्क का चित्र बिल्कुल से बिल्कुल बनाकर कंप्लीट कर लो इसको भाई, है ना, आपकी बुक में भी दिया गया है, 1-2 बार बना लोगे तो आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे मस्तिष्क के विभिन्न भागों के कार्य लिखिए। तो कौन कौन सा भाग क्या कार्य करता है। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है मुख्य भाग भूख और प्यास से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और मध्य मस्तिष्क भाग सुनने देखने की क्रिया है ना, सुनने देखने और समझने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये सारी क्रियाएं, ये सारे भाग अपने अपने कार्य कर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन ऑक्सीजन के कार्य लिखिए। ऑक्सीजन के कार्य लिखना है जो कि एक प्लांट्स हार्मोन है। तो शीर्ष प्रमुखता यानी कि जो पौधा है उसकी जो शीर्ष है ना, ऊंचाई वाला भाग है, तो वो किस तरफ जाएगा ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है। अगला पत्तियों का विगलन रोकता है, फसलों को गिरने से बचाता है ना, तो ये सारी चीज़ें ये करता है। अगला अध्याय आपका जाता है जीव जनन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। अंडक का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, तो वर्तिकाग्र कहलाता है।
मनुष्य में निषेचन तो अंडवाहिनी में होता है। अगला क्वेश्चन है पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। बीजांड निर्माण कहाँ होता है, बीजांड निर्माण करता है तो बीज का निर्माण करता है। अगला प्लाज्मोडियम में जन्म होता है तो बहुखंडन द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अमीबा में जन्म किस विधि द्वारा, तो द्विखंडन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बीजाणु किस प्रजनन क्रिया द्वारा है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है तो राइजोपस द्वारा। निम्नलिखित में से आवृत बीजी पौधों के मादा जनन अंग का भाग कौन सा नहीं है, तो पुंकेसर जो होता है वो नर जनन अंग का भाग होता है, जबकि जो ये सारे भाग जो है। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान के रूप में आ जाता है कि यदि एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो पर परागण कहलाता है, और उसी पुष्प पर जाएं तो यहाँ पे देखो स्वपरागण है। अगला है भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण खालिस्तान संरचना के द्वारा मिलता है तो अपरा या प्लेसेंटा इसका नाम होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो वह एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी मतलब कोई एक होगा तो एक लिंगी है। अगला है किसी पौधे के बीज में भावी जड़ का निर्माण खालिस्तान भाग से होता है तो मूलांकुर से होता है, और तने का निर्माण होता है तो वो परांकुर से होता है ना। जड़ की बात करें, जड़ का निर्माण कैसे होता है, मूलांकुर से होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। अगला मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। गर्भ धारण को रोकने हेतु खालिस्तान का उपयोग तो कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। हाइड्रा में जनन विधि मुकुलन द्वारा है ना, मुकुलन बडिंग। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका एक शब्द या वाक्य के रूप में मादा में अंडाशय की संख्या खालिस्तान होती है तो 2 होती है। अगला क्वेश्चन है वृषण का कारक खालिस्तान को उत्पन्न करना होता है तो शुक्राणु को उत्पन्न करना होता है, और सजीवों में अपने ही समान आकृति रूप के नए जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो जनन कहलाती है। लैंगिक प्रजनन से युग्मकों का निर्माण होता है। ये रहेगी आपके सामने। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मादा मनुष्य में यौवनारंभ कब प्रारंभ होता है, तो 12 से 14 वर्ष की उम्र में। अगला है प्रजनन किसे कहते हैं, तो अपने समान संततियों को उत्पन्न करने की क्षमता क्रिया प्रजनन कहलाती है। अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण लिखिए, तो ब्रायोफिल्म में कलिका या फिर बडिंग है ना, इस विधि के द्वारा कलिकायन के द्वारा क्या होता है, जनन होता है ब्रायोफिल्म में, तो ये हो जाती है अलैंगिक जनन का उदाहरण। नर में वृषण की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। मादा में अंडाणु का निर्माण तो अंडाशय में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि डीएनए का पूरा नाम तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। हाइड्रा में मुकुलन किस विधि के द्वारा होता है, तो मुकुलन हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन द्वारा। गर्भ निरोधन को एक विधि का नाम लिखिए गर्भ निरोधक की, तो वेसेक्टोमी। और ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है। कोई एक बीज पत्री पौधे का नाम, तो गेहूं एक बीज पत्री। अगला क्वेश्चन 2 अंक के रूप में है कि ब्लायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार से होता है, तो वो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे, जो मुकुलन या बडिंग विधि के द्वारा होता है। लेकिन देखो कैसे होता है, जैसे यहाँ पे देखो इसमें इस तरीके से बढ़ते जाते हैं और फिर वहां से नए पौधे का निर्माण, एक तरीके से पौधे का ही निर्माण हो जाता है, नई पत्तियां कलिका के रूप में उग आती हैं। अगला क्वेश्चन आप इसी तरीके से समझा देंगे तो बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से, तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रक्रिया हाइड्रा में होती है, ऐसे ही ब्रायोफिल्म में होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसी से नया पौधा जो है उग रहा है। अगला क्वेश्चन है कायक प्रवर्धन क्या होता है, तो कायक प्रवर्धन जो होता है नवीन पौधे का निर्माण, एक तरीके से पौधे का करना, तो इस तरीके से कायक प्रवर्धन प्रक्रिया होती है। अगला है द्विखंडन क्या होता है, तो द्विखंडन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है ना, मतलब 2 भागों में बढ़ जाना। ठीक है, और ये किसमें होता है, अमीबा में होता है। प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखने हैं आपको, भ्रूण को पोषण देना, अपशिष्ट निकालना उसका है ना, तो ये सारी चीजें इसके द्वारा होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है अलैंगिक और लैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन में एक जनक होता है, इसमें 2 जनक होते हैं, इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होती, इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता, इसमें निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका मनुष्य के मादा जनन तंत्र की आंतरिक संरचना की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपकी जो कहें कि आपकी जो बुक में चित्र दिया गया है कुछ इस तरीके से दिया गया है, आपको उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्या क्या इसमें जो संरचनाएं होती हैं वो आपको बना लेनी है, एंड नामांकन करना जरूर से सीख लेना। अगला है वर्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण के नाम के चित्र है ना, यानी कि आपको एक तरीके से पराग कण का ही चित्र, मतलब जो वर्तिकाग्र पर परागकण का अंकुरण किस तरीके से होता है, तो ये परागकण रखे हुए हैं, इस पूरा अंकुरण हो रहा है, और ये पूरा यहाँ पे आप बना दोगे चीज है ना, जो बीजांड वगैरह अंदर दिखेगा। अगला क्वेश्चन है परागण और निषेचन में है ना, परपरागण और स्वपरागण में भी कर लेना अंतर है ना, तो ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 4 अंक के रूप में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। अगला क्वेश्चन आपको जो करना है 4 अंक के रूप में लैंगिक जनन किसे कहते हैं, 3 नंबर भी बन सकता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक जीव इसमें भाग लेते हैं, तो ये जो है 2 युग्मक तो इसमें होने चाहिए ना, तो उससे जायगोट का निर्माण होता है।
अगला ऊतक संवर्धन टेक्निक क्या होती है, तो ये रहेगा आपके सामने ऊतक संवर्धन। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर क्या है, तो ठीक है इसको भी कंप्लीट आपको कर लेना है। ठीक है, अब हम अगले अध्याय आनुवांशिकता को देख लेते हैं, जो कि आपकी बायो का आखिरी चैप्टर है, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो देख लेते हैं आनुवांशिकता के और क्वेश्चन। तो आनुवांशिकता जनक जो है मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। निम्न में कौन सा रोग आनुवांशिक है, कॉलेरा, डायबिटीज, टाइफाइड, मलेरिया। तो डायबिटीज जो होता है वो एक आनुवांशिक रोग होता है। अगला है मनुष्य में कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि पेयर में बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन होता है आपका मेंडल ने प्रयोग हेतु किस पौधे को चुना, तो मटर को चुना था। अगला है कि नर में कौन सा गुणसूत्र होता है, तो एक्स वाई होता है। मादा की बात करें तो मादा में गुणसूत्र जो होता है एक्स एक्स होता है ना। तो ये नर जो लिंग निर्धारण है उसका आपको चित्र जरूर से तैयार कर लेना है। अगला है कि जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जाना क्या कहलाता है, तो वो आनुवंशिकता है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्न मनुष्य में लिंग का निर्धारण कहाँ पर होता है, तो वो गुणसूत्रों द्वारा होता है। जीन जो होती है आनुवंशिकता की इकाई होती है। आनुवंशिकी का प्रतिपादन या फिर जनक मेंडल को कहा जाता है। पुरुषों में कुल गुणसूत्र जो है 46 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक या मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। माता पिता से संतान लक्षणों की वंशागति आनुवंशिकता कहलाती है। और नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र वाई होता है, और मादा संतान के लिए जो उत्तरदायी गुणसूत्र होता है वो एक्स होता है। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों की वाहक को क्या नाम दिया, तो उससे उन्होंने फैक्टर कहा है ना, बाई फैक्टर, एक्स फैक्टर, इस तरीके से जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया आनुवंशिकी के जेनेटिक्स। और सभी जीवों का शरीर खालिस्तान का बना होता है, तो कोशिकाओं का है ना, गुणसूत्रों का एक तरीके से कह लो, है ना। और मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण एक्स वाई है ना, यह 23वें जोड़े से होता है ना। तो ये यहाँ पे होता है, मतलब 22 तो समान ही रहते हैं और एक अलग से 23वां जोड़ा दोनों में होता है। एक्स वाई रहता है, एक में एक्स 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 रहता है। तो उससे यहाँ पे क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन आपका रहता है एक शब्द वाक्य में को आनुवंशिकी के जनक का नाम, तो वो मेंडल है। हमारे जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक जॉनसन है। जनक पौधों में उत्पन्न पीढ़ी क्या होती है, तो पुत्र पीढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन है डीएनए मॉडल किसके द्वारा वाटसन क्रिक ने, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, तो दो विपरीत लक्षणों के साथ लेकर कराए गए संकरण को द्विसंकर क्रॉस है ना, विपर्यायी लक्षणों के साथ जो क्रॉस कराया जाता है, और तो ये द्विसंकर क्रॉस हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षण जो संचरण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, तो मटर का पौधा एक वार्षिक होता है और अल्पकालिक जीवन चक्र होता है, और मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, ये स्वपरागित होता है। ये सारी स्थितियां लग देंगी। अगला क्वेश्चन आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं, तो आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिक लक्षणों और उनके संचरण के कारणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। प्रभावी लक्षण जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाए, तो लक्षण जो प्रदर्शित होते हैं वे प्रभावी लक्षण, और जो नहीं देखेंगे वो अप्रभावी लक्षण, है ना। तो यही परिभाषा अप्रभावी में भी लिख देना कि जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाए तो जो लक्षण हमें प्रदर्शित नहीं होते हैं वो अप्रभावी, और प्रभावी की तो परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस क्या होता है, तो एक विपरीत लक्षण को साथ लेकर कराए गए संकरण को एक संकर क्रॉस कहते हैं। द्विसंकर तो दो विपरीत लक्षणों के साथ लेकर के कराए गए संकरण को क्रॉस को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अप्रभावी लक्षण तो देखो वही चीज मैंने बता दी अभी। अगला क्वेश्चन गुणसूत्र क्या होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन आपका मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखिए, तो ये रहेगा यहाँ पे देख सकते हो कि जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को एक संकर में साथ साथ लाया जाता है तो ये एक दूसरे के बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये पूर्ण शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। तो ये रहेगा आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से इसका डायग्राम। ठीक है, अगर है मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए, तो ये रहेगा कि मेंडल का प्रभाविता का नियम कहता है कि जब विपरीत लक्षण वाले किसी जोड़े में आपस में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी के लक्षण में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं, और लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर इस तरीके से परिस्थिति बनती है। तो ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया मेंडल के नियमों का महत्व समझाइए, तो मेंडल के नियम वंशागतिकी की प्रक्रिया को समझने हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये नियम जीवों के मध्य विभिन्न प्रकार की समानताओं असमानताओं का कारण व्यक्त करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले लक्षणों की समझाते हैं, व्याख्या करते हैं। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया, तो ये सारी कुछ परिस्थितियां आपको मैंने बताई दी, ये सारी याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका जीन के 4 कार्य आपको लिखनी है, तो जीन के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये जीन जो है आनुवंशिकता की इकाई होती है। ये
प्रोटीन निर्माण में भी सहायक होती हैं और जीवों के लक्षणों का निर्धारण करते हैं, सूचना का प्रेषण करती हैं, डीएनए आरएनए के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। अगला है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लिखिए। तो इस सेकंड लॉ ऑफ मेंडल्स जेनेटिक्स का इन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हो अपने प्रयोग में इन्होंने जीव के दो विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके परपरागण कराया। इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से यौमकों या संतानों में जाते हैं। अतः लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से है, अर्थात यह लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती। इससे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो मनुष्य में देख सकते हो यहाँ पे आप सभी को मैंने बताया कि 22 जो गुणसूत्र होते हैं, 22 गुणसूत्र है ना, टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। जो 22 होते हैं बिल्कुल एक समान दोनों पाए जाते हैं नर एवं मादा में, जबकि एक जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग निर्धारण का कार्य करता है। उससे यहाँ पे ये पूरा पता चलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि नर में पाए जाने वाले गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि जो संतान होगी वो शिशु नर होगा या फिर मादा। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिशु स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो XX होते हैं, जबकि पुरुषों में X और Y होता है। तो सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त होता है ना। X होगा तो यहाँ पर संतान बच्ची पैदा होगी, जबकि Y होगा तो नर यानी कि पुरुष संतान प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आपका रहता है कि मनुष्य तथा ड्रोसोफिला है ना, इस तरीके से इसमें यहाँ पे बताया गया है। अगर आप ये डायग्राम बस बना दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे लिखने की बजाय। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी जो है बायो कंप्लीट हो जाती है। तो अगले वीडियो में हम फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाओ और ऑल द बेटर बेस्ट।